आज हम आपको बीए पार्ट 3 के अंतर्गत मध्यकालीन भारत में सुल्तान बलबन के बारे में बताते हैं। सुल्तान बलबन द्वितीय तुर्क इल्बेरी वंश का संस्थापक था, क्योंकि प्रथम तुर्क इल्बेरी सत्ता का संस्थापक सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। सुल्तान इल्तुतमिश का अंतिम वंशज नासिरुद्दीन महमूद था और उसकी मृत्यु के बाद बलबन सुल्तान बना। बलबन भी इल्बेरी तुर्क था, अतः इसलिए यह द्वितीय इल्बेरी तुर्क सत्ता का संस्थापक माना जाता है। बलबन मूलतः तुर्किस्तान का रहने वाला था। इसका पिता 10,000 परिवारों का खान था, किंतु भाग्य चक्र कुछ इस प्रकार पलटा कि युवा अवस्था में जब मंगोलों ने आक्रमण किया तो यह मंगोलों के हाथ पड़ गया। मंगोलों ने इसे बगदाद में बेच दिया, जहां बसरा के ख्वाजा जलालुद्दीन ने इसे खरीद लिया। ख्वाजा जलालुद्दीन एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति था। वह अपने सभी गुलामों को बेचने के उद्देश्य से भारत आया। उन सभी गुलामों को सुल्तान इल्तुतमिश ने खरीद लिया, जिनमें बलबन भी था। अतः इल्तुतमिश ने बलबन को अपना खास बरदार बनाया, अर्थात अपना व्यक्तिगत अनुचर। प्रारंभ में रजिया सुल्ताना के समय बलबन अमीर ए शिकार के पद पर नियुक्त हुआ, और जब रजिया का पतन हो गया और बहराम शाह सुल्तान बना, तब बलबन अमीर
आखूर के पद पर नियुक्त हुआ और बहराम के पतन के बाद मसूद शाह सुल्तान बना। तब उसने बलबन को अमीर हाजिम के पद पर नियुक्त किया और साथ में रेवाड़ी और हांसी की जागीरी भी उसे प्रदान की। उस समय बलबन 40 गुट का प्रमुख सक्रिय सदस्य बन चुका था और एक के बाद एक सुल्तानों को उनके पद से अपदस्थ करने में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। मसूद शाह के बाद इल्तुतमिश का अंतिम वंशज नासिरुद्दीन महमूद बना। इसने बलबन को नाइब मुमालिकात के पद पर नियुक्त किया। जिस समय सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद का शासन था, तब बलबन सल्तनत के नाइब मामलिकात के पद पर नियुक्त था। इस पद का उद्भव बहराम शाह के समय हुआ था। नाइब का, जो वजीर से ऊंचा और सुल्तान से नीचा था। नासिरुद्दीन महमूद की शासन सत्ता में विशेष रुचि नहीं थी। वह एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति था, संत प्रवृत्ति का था। अतः वह एक नाम मात्र का सुल्तान था। वास्तविक सत्ता का संचालन बलबन के हाथ में था। बलबन ने अपनी एक पुत्री का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने भी उसे उलुग खां की उपाधि दी थी। हालांकि नासिरुद्दीन महमूद ने कुछ समय के लिए बलबन को उसके पद से हटा दिया था और भारतीय मूल के अब्बू रेहान को
अपना नायब नियुक्त किया था, किंतु बाद में पुनः बलवन को उसके पद पर प्रतिष्ठित किया। अतः बलवन को वास्तविक शासन सत्ता का अनुभव था। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी का कथन है कि बलवन को शासन सत्ता का वास्तविक अत्यधिक अनुभव था। अतः वह प्रारंभ में मलिक से खान और खान से सुल्तान बन गया। 1266 में जब सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई, तब उसके कोई भी संतान नहीं थी। अतः सत्ता की वास्तविक बागडोर उस समय बलवन के हाथ में थी और 1266 में बलवन दिल्ली का सुल्तान बन गया। जिस समय बलवन सुल्तान बना, उस समय किसी ने भी उसकी सत्ता का विरोध नहीं किया। अतः बलवन दिल्ली का सुल्तान तो बन गया, किंतु उसके सामने अनेक विकट समस्याएं थी। देखिए, जिस समय बलवन दिल्ली का सुल्तान बना, उस समय उसके सामने निम्न कठिनाइयां थी। पहली, आर्थिक स्थिति। सुल्तान इल्तुतमिश के बाद लगातार जो उत्तराधिकारी के युद्ध हो रहे थे सत्ता के लिए, जैसे रजिया के बाद बैराम शाह के बाद मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद आदि जो संघर्ष हुए सत्ता प्राप्ति के लिए, उसके कारण सल्तनत की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। वहीं सुल्तान बलबन के सामने जो दूसरी समस्या थी, वह थी चालीसा गुट की। यह चालीसा गुट, जिसका निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने किया था, अपने 40 गुलामों को उच्च पदों पर नियुक्त करके, मिनहाज सिराजकृत तबकाते नासवी में इस चालीसा गुट के लिए
तुर्कान चहलगानी इसका नाम मिलता है। बलबन भी इस चालीसा गुट का सदस्य था। बलबन भली भांति जानता था कि चालीसा गुट ने सुल्तान इल्तुतमिश के वंशजों को किस प्रकार एक के बाद एक को सत्ता से हटाया, और यह चालीसा गुट दिल्ली सल्तनत की बागडोर अपने हाथ में केंद्रित रखना चाहता था। वह एक नाम मात्र का सुल्तान चाहते थे। अतः चालीसा गुट भी उसके लिए एक विशेष समस्या थी। तीसरी, मेवात और गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र के राजपूत भूमिपतियों की समस्या। यह इतने खतरनाक लोगों का समूह था कि दिन दहाड़े दिल्ली में घुसकर वहां के लोगों को लूट लेते थे। वहां की स्त्रियों के वस्त्र, जेवरात आदि छीन लेते थे। इनके आतंक से दिल्ली व आसपास की जनता अत्यधिक परेशान थी। चौथी समस्या बलबन के सामने राजपूताना, बुंदेलखंड, भगेलखंड के राजपूत शासक तुर्की सत्ता के विरुद्ध उठ खड़े हुए और अपने अपने राज्य पुनः स्थापित करने के लिए प्रयत्न करने लगे। वहीं पांचवी सुल्तान बलबन के सामने जो समस्या थी वह यह थी उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत पर लगातार मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे और मंगोल आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा करना बहुत ही महत्वपूर्ण था। अतः इन समस्याओं से निजात पाने के लिए सुल्तान बलबन ने निम्न कार्य किए और इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य था वो ये था सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना, अर्थात राज्यत्व सिद्धांत। सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना, सुल्तान बलबन
इस बात को भली भांति जानता था कि इल्तुतमिश के बाद एक लगातार सुल्तान बदलने के कारण जनता के मन में सुल्तान का भय खत्म हो गया। अतः वह सुल्तान पद की प्रतिष्ठा, उसके मान और सम्मान को पुनः स्थापित करना चाहता था, ताकि लोग सुल्तान से डरे, सुल्तान की हर आज्ञा का पालन करें। इसके लिए सुल्तान बलबन ने निम्न प्रयास किए। सर्वप्रथम बलबन ने स्वयं को फिरदौस कृत शाहनामा में उल्लेखित तुरान के प्रसिद्ध योद्धा आफे सिहाब का वंशज घोषित किया। दूसरा, निम्न जाति के लोगों को उच्च पदों से हटाना प्रारंभ कर दिया। सुल्तान बलबन उच्च कुलीन लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्त करने लगा। तीसरा, उसने मध्य एशिया तरीके के अपने दरबार की परंपराओं को स्थापित किया। खवारिजम आदि जो राजकीय परंपरा वहां पर स्थापित थी, अभिवादन के लिए, जैसे सिजदा या सजदा, पाबोस आदि। अगला, सुल्तान ने अमीरों की गोष्ठी अर्थात समारोह या पार्टियों में जाने पर पाबंदी लगा दी। सुल्तान बन जाने के बाद बलबन ने शराब पीना भी छोड़ दिया और वह राजकीय लिबास में ही दरबार में उपस्थित होता था। उसके राजत्व सिद्धांत की दो विशेषता थी। पहली ये थी कि सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिछाया होती है, वह ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। सुल्तान पर किसी का अंकुश नहीं होता। सुल्तान निरंकुश होता है। सुल्तान की आज्ञा का पालन करना सभी का मूल कर्तव्य, अर्थात राजत्व बंधुत्व को नहीं जानता। वही
उसकी जो दूसरी विशेषता थी सुल्तान बलबन के राजत्व की, वह निरंकुश, अर्थात सुल्तान पर किसी का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। इनके अतिरिक्त राजत्व सिद्धांत के अतिरिक्त सुल्तान बलबन ने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ बनाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए उसको सुदृढ़ बनाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए उसने केंद्रीय सत्ता में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और केंद्रीय सत्ता को सुदृढ़ किया, क्योंकि प्रांतीय सूबेदार आदि पर उसने अपना प्रभुत्व स्थापित किया ताकि वह समय समय पर राजस्व जमा करा सके, उसकी आज्ञा का पालन कर सके और जो भी उसकी आज्ञा की अवहेलना करता था उन्हें वह कठोर दंड देता था। उदाहरण के रूप में बदायूं के सूबेदार बकबक व अवध के सूबेदार हयात खां, जिन्होंने अपने नौकरों को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला, अतः उनके प्रति उसने अपनी न्याय प्रियता का परिचय दिया। धन्यवाद। अगला जो इस अध्याय बचा है अगले वीडियो में दिखाया जाए।